तो वो जो उस उम्र का प्यार और रिटायरमेंट का प्यार, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मुस्कुराती थी, कमल लगती थी, गुनगुनाती थी, गजल लगती थी, अब तो खपरेल हो गई है वो पहले जो ताजमहल लगती थी। तो देखो हु हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम अपने गांव पचपड़वा में पहुंच गए हैं, पुल के बाहर बैठे सियार हुआ रहे हो। लेकिन मजा कर दिया दोस्तों आप लोगों ने, मैं यहां से सैल्यूट आपको ठोकता हूं। और ऐसे जिंदा रखना कवि सम्मेलन को। इधर के सारे लोग एक बार तालियां बजाएं और मुझे बताएं कि अगले कवि को बुलाने के लिए माहौल तैयार हो गया है। लेकिन जिस कवि को मैं बुलाना चाहता हूं उसके लिए आप लोगों की संजीदगी भी जरूरी है और उसी ढंग से आपकी शालीनता भी आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में कवि सम्मेलनों को स्थापित करने में जो महती योगदान दिया है, वह योगदान उसी तरह और महत्वपूर्ण है जिस तरीके से उन्होंने विदेशों में कुछ अच्छे नामों को भेज करके हिंदी कविता के हस्ताक्षर करवाए हैं। उनका ये क्रम नहीं है, लेकिन कुछ विशिष्टता होती है जिसमें वो कहीं पर भी अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है। लेकिन आज कुछ मुश्किल भी ऐसी है, आज कुछ ऐसी घड़ी भी ऐसी है, कुछ आपात स्थितियां ऐसी हैं कि उनको इस क्रम में पढ़ाना पड़ रहा है। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, उनका नाम आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप तक उनके नाम को भेजने के लिए तमाम प्रकार की भूमिका की आवश्यकता नहीं है। वे इस क्षेत्र में अवधि अथवा खड़ी बोली की कविता की राजधानी है। एक बार आप सबके तालियां खड़े हों, आप सबकी दुआएं भी उनके वाहवाही में शामिल हों। मैं ऐसा चाहता हूं, तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, उधर के जितने लोग बैठे हैं वो भी जरा अपने हाथ उठाएं और एक बड़े हस्ताक्षर को अपने बीच में आमंत्रित करें। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना। आदरणीय गफ्फार साहब, सामने बैठे हर गांव के समस्त श्रोतागण, मंच पर आसीन आदरणीय अध्यक्ष जी, कमलेश जी, सुमन जी, फारूक भाई और बहुत प्यारे संचालक हमारे राहुल अवस्थी जी। वास्तव में मेरा क्रम ये नहीं है, सौरभ हैं, ये लोग मुझसे छोटे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत आपात स्थिति में मैं आया हूँ। जब मैं काव्य पाठ खत्म कर लूँगा तो वो मैं आपात स्थिति आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर पहले आपात स्थिति बताऊंगा तो आप फिर हमको कविता नहीं पढ़ने देंगे। इसलिए एक बार थोड़ी सी ताली बजा दीजिए, हम अपने साथ जुड़ें। ये तीसरा फेरा है मेरा हर गांव का। 2 बार फारूक सरल जी की कृपा से मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। गफ्फार माने होता है दयालु, जो कृपा करता है, और उसका नेचर भी वैसे होता है। मैंने गफ्फार साहब को पिछले 1 घंटे ये महसूस किया कि ये जो चुनाव जीते हैं ये किसी दांव पेंच की वजह से नहीं जीते होंगे, ये अपनी सरलता, आत्मीयता और मोहब्बत की वजह से जीते हैं। वाह। एक बात और कहना चाहता हूँ, हर गांव मेरा बहुत खास शहर है। यहाँ के मेरे फूफा हैं, अस्थाना हूँ मैं, हरनाम सुंदर अस्थाना यहाँ थे, सीतापुर में रहते थे। अब यहाँ पर मेरी बहन ब्याही हुई है, तो यहाँ से मेरा बहुत बड़ा रिश्ता है। मैं एक बात पर आपको और जोड़ना चाहता हूँ। जितेंद्र बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं। जब गफ्फार साहब सरस्वती माँ पर पुष्प चढ़ा रहे थे और माला पहना रहे थे, तो मेरे जहन में वो तमाम लोग गूंज रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे, जो इस देश को मजहब के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर बांटना चाहते हैं। मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि गफ्फार बनोगे तभी बाहर आएगी देश। वाह। हर गांव वासी बनोगे तभी जो है हर गांव खुशहाल हो पाएगा हमारे देश। बहुत सुंदर। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन मैंने थोड़े 2-1 मिनट आपसे जुड़ूंगा, फिर मैं अपनी हास्य व्यंग पर आ जाऊंगा। लड़ाई होती है हिंदुओं की, मुसलमानों की, लड़ाई होती है हिंदी की और उर्दू की। मैं कहता हूँ लड़ो लड़ो, लेकिन जब कोई झगड़ा होता है तो किसी जज के पास जाया जाता है। चलिए हम जज के पास चलते हैं। हिंदी उर्दू की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, जज बनाते हैं अंग्रेजी को और अंग्रेज को। वाह। आप अंग्रेजी में मेरे साथ जुड़ जाना, आप, ये मेरा क्षेत्र है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं अवधी भी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, वो तो कमजोर वो है वैसे, लेकिन बोल लेता हूँ। अंग्रेजी में लिखिए दिवाली, तो वो ALI अली पर समाप्त होती है, और अंग्रेजी में लिखिए रमजान,
तो वो RAM राम से शुरू होता है। तब किसी कवि ने कहा था, और इसमें मैं पूरे हर गांव की तालियां उठती हुई देखना चाहता हूं कि दीवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, हमको ऐसा चाहिए प्यारा हिंदुस्तान। बस ये चाहिए। आज बड़ी घबराहट मुझे थी, बड़ी घबराहट। मैं बड़ा बहादुर आदमी हूँ। आज मैंने वो बहादुरी का काम किया है। आमतौर पर अगर पत्नी मना कर दे तो पति कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैंने हिम्मत की, अपनी पत्नी को छोड़ करके आ गया, वो भी बीमार पत्नी को छोड़ करके आ गया। तो मुझे वापस जाने पर मेरी कितनी हालत खराब की जाएगी मैं ये समझता हूँ, इसलिए आपकी संवेदनाएं मेरे साथ चाहिए और थोड़ी देर आनंद करेंगे। बहुत दिन बाद फारूक भाई ने बुलाया यहाँ पर, हर गांव बहुत दिन बाद आया। अंदर तो बहुत ही दिन बीत गए थे। नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम, झूठ आज तक नहीं बोला, आज तक झूठ बोला ही नहीं है। और जब चेयरमैन सामने बैठे हों, सभासद सामने बैठे हों, पत्रकार सामने बैठे हों, नेता सामने बैठे हों, तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हम बहुत दिन बाद आए। वो फारूक भाई ने हमसे कहा कि वो थाने के आगे और चौराहे के पहले एक सड़क मुड़ेगी। थाने के आगे चौराहे के पहले एक सड़क मुड़ेगी। अब वहाँ लाइट मेन रोड पे आ नहीं रही थी तो हमको थाना दिख गया। बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना। तो हमने कहा चलो थाने में पूछ लेते। बाहर एक पुलिस के भाई खड़े थे कि भाई मेला किधर है, हम पूछ लें। तो हमने गाड़ी रुकवाई, हमने कहा भैया ये मेला कहाँ लगा है। वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब मेरी हालत खराब हो गई जितने किसी आदमी से पूछ लो। राहुल, हम क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? लेकिन फारूक भाई ने कहा था ठीक 9 बजे शुरू कर देंगे। तो 2 कदम आगे बढ़े तो जीप खड़ी थी, सीतापुर पुलिस लिखा था। हमने कहा ये बता देंगे। उसमें बड़े अफसर बैठे थे, बड़े वाले तो बैठे थे। तो उनके पास मैंने गाड़ी रुकवाई और उतर के गया, क्योंकि अफसर थे बड़े। जब भी आप किसी बड़े अफसर के पास जाएं, उतर के जाएं, वरना वो आपकी उतार देगा। तो हम उतर के गए, थोड़ा उल्लास और देना, आनंद करेंगे थोड़ी देर। तो मैं उतर के गया। हमने कहा सर ये मेला कहाँ लगा है? बोले क्यों? हमने कहा हमको, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान का समय। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा वहाँ आज कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? हम समझ गए ये बड़ा अफसर, हम समझ गए बड़ा अफसर है। बड़े अफसर की परिभाषा और हर गांव की तालियां। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये न पता हो हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो, वही बड़ा अफसर होता है। तो हमने कहा सर वहाँ जाना है, मैं कवि हूँ। तो उन्होंने उसको देखा, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम। बोले उसको देखा, बोले तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। बिल्कुल ये मुश्किल से 1.5 घंटे पहले की, 1.5 घंटे पहले की। तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है? चौहान सुनो, योगेश, व्यंग्य की बात भी करूंगा, ठाके भी आपके निकलेंगे। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं? जुड़े रहना आप लोग। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। अब अगली लाइन उठानी है। वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। हम समझ गए। तो जो है वो अब समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा इसकी लाइट वाइट दिख नहीं रही थी। तब हमने फारूक भाई को फिर फोन किया। हमने कहा फारूक भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिन बाद आया हूँ, तो क्या करें, हम कैसे आए? तो फारूक भाई ने जो सलाह दी है उस पर आप लोग ताली बजा देना। हमने कहा कैसे पहुंचे? तो फारूक भाई अपना संयोजक है, निश्चिंत हो गए सलाह दे करके। सलाह क्या दी? बोले सर्वेश भाई ऐसे करो, कोई जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। जिम्मेदार? अब हम यहाँ जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगे। आदमी तो बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा। लेकिन फिर खैर हम पहुंचे, लेकिन पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गए। बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल संचालन कर रहे हैं। मंच पर कमलेश राजहंस जी जैसा एक वीर रस का कवि बैठा है। डॉक्टर सुमन दुबे अंतर्राष्ट्रीय, हमारे राहुल अंतर्राष्ट्रीय, हमारे सब अंतर्राष्ट्रीय हैं।
जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है वो थोड़े दिन में अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे। तो नहीं नहीं हो ही जाएंगे, हो जाएंगे, क्योंकि दुबई का टिकट बहुत सस्ता है। बढ़िया है। हमको अपनी स्थिति बिल्कुल जंगल के बंदर जैसी लग रही है आज। राहुल का संचालन और इतने बड़े लोगों की उपस्थिति। क्या था, शेर जंगल का राजा था। गफ्फार भाई जुड़े रहना, बहुत मजा आएगा। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही राजा है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे राहुल को संचालक बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ पे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा और लपक के पेड़ पे चढ़ गया। एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की राजनीति और हर गांव की तालियां, बोले जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बहुत अच्छा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। वाह! तो हमारी भी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। मैं लखनऊ से आया हूँ। ये प्रीति ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं एक बात गंभीरता से कह दूं, हर गांव वो उस क्षेत्र का शहर है जहाँ कविता पैदा हुई, जहाँ कविता बड़ी हुई। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कवियत्रियाँ देखी। अभी मैं सुमन जी से वही चर्चा कर रहा था। 3 कवियत्रियों को मैं समझ पाया, उसमें तीसरी ये है जो पल्लू को सर पे रखकर काव्य पाठ करती है। पहला नाम है जो उस पर आप तालियां जरूर बजाना, पहला नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान का। उन्होंने कभी पल्लू सर से गिरने नहीं दिया। दूसरा नाम था महादेवी वर्मा का, और तीसरा नाम आज मैंने देखा प्रीति पांडे का। वो नई कवियत्री है, नई कलम है, थोड़े दिन बाद आगे बढ़ेगी, बहुत बड़ी कवियत्री बनेगी। बहुत अच्छा लिखा, बहुत प्यार और श्रृंगार का इन्होंने सुनाया। जब वो प्यार और श्रृंगार सुना रही थी तो हमारे अंदर भी प्यार हल्का हल्का दुप आने लगा। दुप। तो सुमन जी बैठी थी, सुमन जी ने हमसे कहा कि सर्वेश जी आप क्या श्रृंगार का लिख सकते हो क्या? हमने कहा डॉक्टर साहब जो आपके बगल में बैठा हो वो कैसे नहीं लिख सकता? बोली अच्छा हिम्मत हो तो श्रृंगार की पंक्तियां सुनाना। मैं 4 पंक्तियां श्रृंगार की सुनाता हूँ, 4 लोग ताली बजाओ, मेरा काम चल जाएगा। तो 4 लोग, अरे बहुत है, बहुत। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़ी वाह वाह करना, हल्का तो इसको थोड़ा तेज करना है। तेज कर। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। है ना बढ़िया? मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। ये देखे है श्रृंगार। वाह क्या बात है। राजन जी कह रहे हैं वाह बेटा वाह। सही बात है। वो योगेश वीर रस के बैठे हैं, हमारे राजन जी वीर रस के हैं, राहुल भी वीर रस सुनाते हैं। मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। जब करगिल युद्ध चल रहा था, इन्होंने पांडे ने कहा कि जब मनोज पांडे शहीद हो गए और मंगल पांडे शहीद हो गए, सारे पांडे शहीद हो गए, तो तुम बचे क्यों? जांच करवाओ। तो जब करगिल युद्ध चल रहा था तो वहाँ पे कवि सम्मेलन कराया गया। वहाँ भगवान के 2 कवि बुलाए गए, एक वीर रस का कवि और एक मैं। ये हुआ कि वीर रस का कवि जो है उत्साह जगा देगा और मैं हंसा दूंगा। तो हंसते हंसते जब उत्साह पैदा होता है तो लक्ष्य जल्दी प्राप्त होता है। तो वीर रस के कवि ने खूब दहाड़ दहाड़ के देशभक्ति जगाई और देशभक्ति जग गई। देशभक्ति जग गई, वो हमारे अंदर जग गई। हमने कहा भाई साहब हमारे अंदर देशभक्ति जग गई है, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो वीर रस के कवि बोले अबे निकल चलो यार, पता नहीं कहाँ ले आए तुम, हर 2 मिनट पे बम गिर रहा है, पता नहीं कौन सा हमारे ऊपर गिर जाए, तुम फंसा दियो यहाँ लाके।
हमने कहा नहीं, हमारी देशभक्ति जग गई, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बोले इतना ही करना चाहते हो तो सेना में भर्ती हो जाओ। हमने कहा भर्ती तो हो जाए, लेकिन हमको बंदूक चलाना नहीं आता। बोले बंदूक चलाने में क्या, बंदूक उठाना, घोड़ा दबा देना, गोली निकल जाएगी। हमने कहा हमको यही नहीं पता उसकी नली किधर की जाती। तो उन्होंने जो सलाह दी उस पर आप हंस लेना। वो बोले सर्वेश जी, आप नली चाहे दुश्मन की तरफ करें चाहे अपनी तरफ करें, कल्याण देश का ही होगा। तो हम गफ्फार साहब, हमने उनकी ये बात तो रिजेक्ट कर दी। नहीं, लेकिन देशभक्ति जगी हुई थी हमारे अंदर। हम लोगों को हेलीकॉप्टर से, बिल्कुल भगवान कसम, सच्ची घटना है, सन 2000, भगवान कसम, झूठ आज तक बोला ही नहीं। तो नहीं, सही में नहीं बोला, क्या बोले। तो हम लोगों को हेलीकॉप्टर से लाया गया वहाँ बेस कैंप में, जहाँ से फिर जम्मू लाया जाना था। अच्छा, मेरी जगी हुई, वो बैठे ना तो सोए ना, तो जगी। तो वहाँ जब बेस कैंप में लागे तो कैंप लगा हुआ था, रक्तदान शिविर, घायल सैनिकों के लिए रक्त दीजिए, रक्तदान महादान। हमने वीर रस के कवि से हमने कहा, आओ भाई साहब, घायल सैनिकों के लिए एक एक बोतल खून ही दे देते हैं। बोले यार तुम बेकार बात ना करो, हमारे एनीमिया है, एनीमिया मतलब खून की कमी है। लेकिन मेरी जगी हुई थी। हम गए, डॉक्टर साहब बैठे थे, जैसे हमारे गफ्फार साहब बैठे, चेयरमैन साहब, हम उनके पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब, मैं घायल सैनिकों के लिए खून देना चाहता हूँ। उन्होंने हमको देखा ऊपर से नीचे, सन 2000 की बात है, पूछा है? हमने कहा है, नहीं बिल्कुल सच्ची करना। हमने कहा है या नहीं है, हम खून देना चाहते हैं। तो मेरा एक बोतल खून निकाला गया। हर गांव वासियों, जैसे मेरा एक बोतल खून निकला, हम बेहोश हो गए। फिर हमको होश में लाने के लिए 5 बोतल खून चढ़ाया गया। ताली इस बात पे नहीं बजनी है, ताली अगली बात पे बजानी है। हमने देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया, देश ने अपना दायित्व निभाया, आज दोनों सुरक्षित हैं। वाह। मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ आपकी राजधानी है। अब बताया इन्होंने, राहुल जी ने, कि खूब विदेशों में गए हैं, कई देशों में गए हैं। आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मान ही लेना है, न तो आप हमारा पासपोर्ट चेक करोगे, न वीजा देखोगे। हम कवि लोग इसी तरह खूब जाते हैं विदेश में। बहुत जाते हैं। हाँ सही बात। हमारे फारूक भाई हैं, ये 3 देशों में हो आए हैं, इनके लिए तालियां बजाइए आप। राहुल अवस्थी संचालन करते हैं, 8 देशों की यात्रा इन्होंने की है, इनको पता है, इनके लिए भी ताली बजाते हैं। डॉक्टर सुमन दुबे बड़ी कवयित्री हैं, इन्होंने 19 देशों की यात्रा की है, इनके लिए हम बहुत अच्छी तालियां बजाते हैं। ये गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ मैं। चांस की बात है, जुगाड़ ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं हमारे। मैंने 45 देशों की यात्रा की है, आप जोरदार तालियां मेरे सम्मान में बजा सकते हैं। और 46वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था। हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था कि हमारे ड्राइवर गौरव दीक्षित, उन्होंने जगा दिया, सर जी उठो, हरिगांव आया गवा। ऐसे जाते, ऐसे जाते। बहुत अच्छे। मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ आपकी राजधानी है, राजधानी है। हर गांव कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं बन पाएगा, लेकिन लखनऊ राजधानी है। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। ध्यान से सुनना, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ध्यान से सुने। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। वाह, ये व्यंग्य की भाषा थी। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कवि। अभी इलेक्शन जब यूपी का हुआ उसके 2 महीने पहले मैं गुजर रहा था विधानसभा मार्ग से, तो वहाँ एक गिरगिट से मेरी मुलाकात हुई। गिरगिट आप लोग जानते हैं, हम सब लोग उसी की तरह होते हैं, बस शो नहीं करते हैं। होते हैं नहीं, सच कह रहे, झूठ आज तक बोले नहीं। हमने गिरगिट से बात की। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरा ये सीतापुर जनपद है, जो अवध का केंद्र कहा जाता है कविता का, वो व्यंग्य को किस तरह से समझ करके और उसका रिस्पांस देता है। स्वागत। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। गिरगिट नरेश? नरेश माने राजा। मैं हरदोई का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं उधर की कोई बात नहीं कर रहा।
नहीं नहीं, भगवान कसम नहीं कर। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अब जो आखिरी पंक्ति आएगी, पीछे तक की तालियां चेयरमैन साहब की तालियों सहित उठनी चाहिए। और गिरगिट से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। कभी आप सोचो कुछ हो कुछ जाता है, बदली हुई परिस्थिति। जब हम आए तो यहाँ पे एक भी आदमी नहीं था, और फारूक भाई ने कहा था 9 बजे शुरू हो जाएगा, एक भी आदमी नहीं था। थोड़ी देर में ही बदल गई परिस्थिति, पूरा पंडाल भर गया। मैं एक बदली हुई परिस्थिति का एक छोटा सा व्यंग्य आपके सामने रखता हूँ। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था। लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। वाह! व्यंग्य भी आप तक पहुंचा। मैं एक प्रतिनिधि कविता सुनाकर, जिसका इशारा मुझे किया डॉक्टर सुमन दुबे जी ने। बोलिए साहब। हाँ वही भी कहा था। फारूक भाई कह रहे हैं अपनी शादी का विज्ञापन सुना दो। यहाँ पर वो मेरी प्रतिनिधि कविता है। ये बात पुरानी है। मैं क्लीन शेव रहा करता था, बिल्कुल जैसे राहुल हैं ऐसे क्लीन शेव रहते थे। हैंडसम तो हम आज भी हैं, लेकिन तब हम ब्यूटीफुल टाइप के हैंडसम हुआ करते थे। तो ब्यूटीफुल टाइप के हैंडसम हुआ करते। हम 10 भाई बहन हैं। वाह वाह वाह! अच्छा, 10 भाई बहन हैं। 9 की शादी हो चुकी थी। मेरी शादी ही ना हो, कोई ससुर अइबे न करे। कोई ससुर अइबे ही न करे। कोई ससुर ना हुए। पिताजी बड़े परेशान रहते थे। अच्छा, मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता। ये जो मुस्कुराहट है ना, इसको ठहाका, और इसमें अगर तालियां घुलती ना तो आनंद चौगुना हो जाता है। मैं कोई लड़की भी नहीं था, किसी के साथ भाग जाता। माँ बाप जहाँ बांधते वहीं बंधना था। कोई आता ही नहीं था। एक आया बाय द वे, हमको देखा, मैं क्लीन शेव रहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम क्लीन शेव रहता था। एक आया, हमको देख के चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। हमने पूरी दाढ़ी रख ली, पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। वाह वाह वाह! फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन, फारूक भाई और राहुल अवस्थी संचालन के लिए, और डॉक्टर सुमन दुबे, ये 3 लोग लखनऊ। तब सुमन जी गाजीपुर रहा करती थी। तो ये तीनों लोग आए। दोपहर के खाने पे हमने आमंत्रित किया। राहुल जी, सुमन जी अंदर चली गई हमारी भाभी लोगों के पास। फारूक भाई और राहुल ड्राइंग रूम में बैठे, और बिल्कुल सच्ची घटना है, पिताजी भी मुंह लटकाए बैठे हुए वहीं पर। फारूक भाई बहुत कम बोलते हैं, जब माइक पे आते हैं तभी बोलते हैं, वैसे कम बोलते हैं। लेकिन उस दिन बोले चाचा क्या बात है, बड़े दुखी हो, बड़े उदास हो। तो पिताजी कह रहे हैं, फारूक क्या करें, किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे उत्तर भारत में जब कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो हम हिंदू धर्म के लोग जो हैं, सनातन धर्म वाले, तो जब कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो ये राहुल बहुत चंचल हैं, कितना अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो ये बोले चाचा ऐसा करिए कि सर्वेश भैया का एक वैवाहिक विज्ञापन निकलवा दीजिए, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो
नहीं, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना। तो मेरा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया गया, उसमें हमारी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम निश्चिंत हो गए कि अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी, कोई प्रपोजल नहीं आएगा। और चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, इस बात पर आप ताली बजाना, हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? उसी से ये कविता तैयार हुई थी। देखो, खाली विज्ञापन पे लुढ़क रहा है आदमी। अब कविता सुनिए। पिताजी को हमारी चाय चाहिए। बाद मगरिब के जो चाय पीते हैं, बाद मगरिब यानी सूर्यास्त, बाद मगरिब के जो चाय पीते हैं, वो भी क्या हाय हाय पीते हैं। सूर्यास्त का चाय नहीं पी जाती। चलिए थोड़ी सी ताली बजाए, मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। हम आपको अखबार का नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप जान जाएंगे कि दैनिक जागरण था वो। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। निविदा को टेंडर नोटिस भी कहते हैं। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं, जो लोग टेंडर समझते होंगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। वाह, क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। आज चौथे में ठाके का अंबार लगाइए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। वाह, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। फिर मेरी शादी हुई, हरदोई में मेरी शादी हुई। मेरे बड़े साले साहब, उनका घर का नाम पम्मू है, वैसे संजय नाम है। वो हमको देखने आए, राहुल हमको देख के गए। मेरे ससुर साहब प्रोफेसर केमिस्ट्री के, बहुत सीधे सज्जन। तो जाके कह रहे हैं आप ध्यान से जुड़ना, कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बात उठ जाती है। तो हमको देख दाख के गए और हमारे ससुर साहब से कह रहे हैं, पापा लड़का तो अच्छा है, नौकरी भी ठीक करता है, उसमें यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करता है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, लेकिन कवि है। लेकिन कभी। अब हमारे ससुर साहब के जवाब पर आप लोग बहुत बढ़िया तालियां हो जाना। अगर ये मुझे पहले पता चल जाता तो आज भी मैं अटल बिहारी होता। वाह। तो उन्होंने कहा लेकिन कवि है। तो हमारे ससुर साहब बहुत मासूमियत से कह रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। तो ये जो है, ये मेरे ससुर साहब ने 15 साल पहले कहा था। तो तीसरा पूछ रहा था माल कितना पुराना है। चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई।
वाह। अगले दिन मेरे बारे में सूचना, जितेंद्र, अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। वाह। इसका इको खत्म करो। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? अब जुड़ना आप लोग। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप इशारा समझ रहे हैं, 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। अगर पंक्तियां आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो उसका रिस्पांस दीजिए। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले 1-2 साल के लिए सही। क्या बात, वाह 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 सर्वेश भैया, वाह वाह, क्या व्यंग्य। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। जुड़ जाना, बहुत प्यारे लोग हो आप। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में, अब ये जो मैं 2 पंक्तियां कह रहा हूं, इनसे अगर आप सहमत हो ना, तो एक एक व्यक्ति ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दे कि मैंने कविता ठीक लिख दी। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं, और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता, लोग मुझे स्माइल मैन कहते हैं, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ, और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैं खाना बना रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।